नमस्ते। इस पुस्तक का नाम है आई एम नूजोद एज्ड 10 एंड डिवोर्स्ड। मतलब मेरा नाम है नूजोद, मैं 10 साल की हूँ और 10 साल की उम्र में मेरी शादी होकर तलाक भी हो चुकी है। ये नूजोद अली नामक लड़की की सच्ची आत्मकथा है। आइए मैं आपको नूजोद अली की सच्ची आत्मकथा के कुछ पन्ने आज आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मेरा नाम है नूजोद। मध्य पूर्व में सऊदी अरेबिया के बगल में एक छोटा सा देश है यमन। मैं यमन की नागरिक हूँ। मैं और मेरा परिवार यमन में रहते हैं। यमन में एक छोटा सा गांव है खारजी। मूलतः मैं और मेरे परिवार खारजी के रहने वाले हैं, परंतु गांव में कुछ खास था नहीं और बहुत सारे और अन्य कारण भी थे। इसीलिए हम सब खारजी छोड़कर यमन के बड़े नगर की तरफ चले आए। यमन के बड़े शहरों में हम बसते हैं। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर है। मतलब हर दिन एक वहां पे जगह है, वहां पे जाते हैं और यूं बैठे रहते हैं। अगर उस दिन कोई काम हुआ तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ आज काम है, चलो चलो सब चलो, वहां पे एक जगह पे काम है करके। और अगर कुछ काम नहीं है तो बोलते हैं आज कोई काम नहीं है, आज किसी को कुछ काम नहीं मिलेगा, सब घर जाओ, और सारे मजदूर घर चले आते हैं। इस तरह मेरे पिता भी एक दैनिक दिहाड़ी मजदूर है। उस दिन का कमाते हैं और उस दिन का खाते हैं। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक अगर मेरे पापा वापस घर आ गए तो माँ को पता चल जाता है कि कुछ मजदूरी नहीं मिलने वाली आज। तो वो फौरन मेरे दोनों भाइयों को और कभी कभी मुझे भी भीख मांगने के लिए चौराहे पे भेज देती थी। तो बस इतना ही था हमारा जीवन। पापा को मजदूरी मिले तो हम सब स्कूल जाते थे। पापा को मजदूरी ना मिले तो हम चौराहे पर भीख मांगने जाते थे। तो ऐसे ही गुजर रहा था। मेरे अब्बू, जो कि एक दैनिक दिहाड़ी मजदूर है, मेरे पिताजी की 2 बीवियां और दोनों बीवियों से मिलाकर 21 बच्चे हैं। 2 wives and 21 children। उन 21 बच्चों में से मैं भी एक हूं। एक दिन पिताजी घर आए और पिताजी ने घर आकर कहा, नवजोत के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का अपने ही गांव का है, खारजी का। मैंने बात पक्की कर ली है, 1.5-2 महीने में नवजोत की शादी करवा के भेज देंगे। रिश्ता वो तय करके आए थे। वो कोई मेरी माँ से उनकी राय नहीं मांग रहे थे। वो बस माँ को बता रहे थे कि रिश्ता पक्का करके आए हैं। सोच सोच के, डर के मारे, बहुत घबराई हुई धीमी स्वर ने मेरी माँ ने फिर भी मेरे पापा से पूछा, जी सुनिए, छोटी नहीं है अभी भी अपनी नूजोद? क्या छोटी है? 8-9 साल की तो हो गई है, और कितना बड़ा होना है? 8-9 साल की हो गई है, शादी करवा के भेज देते हैं। शादी करके जाएगी तो खाना खिलाने के लिए इस घर में एक आदमी कम हो जाएगा। 1 less mouth to feed, वही लिखती है, 1 less mouth to feed, खिलाने के लिए एक मुंह कम हो जाएगा। ये कहकर मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी तय हुई थी खारजी में रहने वाले 30 साल के एक आदमी से। जैसे ही मेरी शादी तय हुई, मुझे स्कूल से छुड़वा दिया गया और स्कूल मेरा छूट गया। मेरे सारे क्लासमेट्स, दोस्त, टीचर, सबका संपर्क वहीं का वहीं टूट गया। मेरी शादी भी हो गई और शादी के बाद मुझे अपने पति के साथ अपना ससुराल यानी कि छोटा सा गांव खारजी वापस जाना पड़ा। रात भर के सफर के बाद हम खारजी पहुंचे। खारजी पहुंचते ही मेरी सास और मेरी जेठानी ने एक कमरा दिखाया और बोले, वो तुम लोगों का कमरा है। तो मैं कमरे के अंदर गई और मेरे पीछे पीछे मेरे 30 साल का पति भी मेरे कमरे में आया। उसने
आगे की मैं पढ़ना नहीं चाहती। मेरी विनती है कि ये पुस्तक लेकर 30 साल के पति और 9 साल के नवजोत के बीच क्या हुआ ये आप ही पढ़ ले, मैं जोर से तो नहीं पढ़ सकती। अगले दिन सुबह मैं उठी, पूरे बदन दर्द कर रहा था, पेट में बहुत जोरों की दर्द हो गई थी। रात मैंने अपनी सास और अपनी जेठानी के लिए बहुत चिल्लाया था, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। अगले दिन सुबह दरवाजा खोलकर मेरी सास और मेरे जेठानी अंदर आए। उठो करके मुझे उठाया और ले गई। और ये हो गई मेरी रोज का जीवन। हर रात को मेरा पति आता था और मुझे बहुत दर्द सहन करना पड़ता था। और जितनी भी दर्द में मैं रहूं, अगले दिन सुबह उठकर मुझे झाड़ू करना पड़ता था, बर्तन मांजना पड़ता था और स्टोव साफ करना पड़ता था। हर रात को मैं रोती थी। मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि सूरज अस्तम होते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। डूबता हुआ सूरज देखकर मेरे हाथ पैर कांपते और मैं अल्लाह से प्रार्थना करती कि रात न हो, रात न हो, मेरे पति घर न लौटे, रात न हो। हर रात को मैं जोर से रोती थी कि ये एक रात मुझे छोड़ दो, मुझसे सहन नहीं हो रही, मुझसे दर्द सहन नहीं होती, मुझे सोने दो, मुझे अलग कर दो, मुझे जाने दो करके रोज रात को मैं रोती थी। मेरे पति को ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या रोती रहती है बे? क्यों चिल्लात के रोती रहती है? शादी करके आया हूं तुझसे, निकाह करके लाया हूं ना, ये रोना धोना बंद कर, कह के मुझे पीटने लगा। दरवाजे के बाहर खड़ी मेरी सास दरवाजे के बाहर से मेरे पति को कहती, ठीक से पीटो, शायद सिर्फ हाथ से मार रहे हो इसीलिए उसको अक्ल नहीं आ रहा है। हाथ से मारने से अक्ल नहीं आएगी बेटा, डंडा लेकर पीटो उसे, लाठी लेके पीटो करके मेरी सास बाहर से अपने बेटे को बोलती थी और वो मुझे डंडा लेके मारता था। पूरे शरीर लाल हो गया था, हर जगह लाल लाल निशान पड़ गए थे। इसके बावजूद मुझे अगले दिन सुबह उठ के झाड़ू लगाना पड़ता था, बर्तन मांजना पड़ता था। मम्मा के घर भेज दो, मुझे 4 दिन के लिए मायका भेजो, मुझे 4 दिन के लिए मायका भेजो, बस 4 दिन मुझे माँ के पास जाने दो करके मैं सुबह शाम दिन रात जोर जोर से रोने लगी। एक दिन आखिरकार मेरे पति ने कहा, ठीक है, सहन नहीं हो रही है तू, कहाँ से शादी करके आ गया मैं, सहन नहीं कर सकता मैं अभी ये रोना धोना। ठीक है, 4 दिन के लिए माँ के घर लेके जाता हूँ, 4 दिन वहां पे रह और 5वें दिन वो वापस आओगी ना, 5वें दिन से जब वापस आओगी ढंग की बीवी बन के रह, समझ गई? इतना रो रही है, रो रही है, रो रही है, चलो 4 दिन के लिए लेके जाता हूं, वापस आते ही रोना धोना बंद करके अच्छी बीवी बन के रहना चाहिए, समझ गई? कह के मेरा पति मुझे शहर लेके आया अपनी माँ के घर। माँ मुझे देखते ही सिकुड़ गई। मैं एकदम दुबली पतली हो गई थी, सारा चेहरा उतरा हुआ था और पूरे शरीर पर मार की निशानी थी, लाठी डंडे से खाई हुई मार की निशानी थी। माँ मुझे देख के बहुत रोई, बहुत रोई और मैंने भी बहुत कहा, माँ मुझे वापस मत भेजो, मैं भी भाइयों के साथ जाके चौराहे पे भीख मांग लूंगी, कुछ भी करूंगी, जो भी काम वहां कर रही थी वो सब यहीं भी कर लूंगी माँ, लेकिन मुझे वापस तो खारजी मत भेजो, वापस ससुराल मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी, तुम जो बोलोगे करूंगी करके। पिताजी गुस्से हुए, क्या सिखाया है अपनी बेटी को, ये क्या बोल रही है, खानदान की इज्जत का क्या होगा? 4 दिन के लिए आई है, 4 दिन के बाद इसको वापस जाना है, 5वें दिन वापस जाना है, अभी की अभी समझा दो, क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को करके पप्पा ने चिल्लाया। हालांकि माँ को मुझ पे बहुत तरस आ रहा था, लेकिन माँ मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। इस बीच
और कोई चारा नहीं देखते हुए मैं अपनी छोटी अम्मी के पास गई। छोटी अम्मी मतलब पिताजी की दूसरी पत्नी। मैं छोटी अम्मी के पास गई। उसका भी वही जीवन था, बच्चों को लेके चौराहे पे भीख मांगना, उस दिन का भीख मांगना, उस दिन का उस दिन थोड़ा बहुत खाना, उसका भी वही जीवन था। तो मैं छोटी अम्मी की झोपड़पट्टी में गई और मैंने कहा, छोटी अम्मी कम से कम आप तो मुझे अपने साथ रख लो, मैं ससुराल वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे ससुराल वापस मत भेजो, मैं आपके यहाँ रह लूंगी, नौकरानी बन के रह लूंगी, मुझे ससुराल वापस मत भेजो। छोटी अम्मी ने मेरी तरफ देखा, उन्हें भी मुझ पे बहुत तरस आ गया था। छोटी अम्मी ने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर छोटी अम्मी ने अचानक कहा, नूजोत बेटा, तुम्हारी इस समस्या का एक ही समाधान है। ऐसा करो, शहर के बीचों बीच न्यायालय है, कोर्ट है, तुम कैसे तो भी करके कोर्ट पहुंचो, वहां जो भी जज मिले उस जज के पैर पकड़ लेना और जज के पैर पकड़ कर कहना, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, जज साहब मुझे तलाक चाहिए करके जज के पैरों पे गिर के तुम रोना। इसके अलावा मैं तुम्हें और कोई सजेशन नहीं दे सकती नूजोत, तुम्हारी समस्या का बस यही एक हल है। ये सुन के मैं एकदम आश्चर्य में आ गई। न्यायालय? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो है कहाँ। मैंने कहा, ठीक है छोटी अम्मी, मैं निकलती हूं। छोटी अम्मी ने कहा, नवजोत एक मिनट बेटा। और उस दिन का उनका सारा भीख का पैसा, उनकी पूरी आमदनी उन्होंने मेरे हाथ में रखा। बोली, तुम भी बेटी हो नवजोत, लेकिन छोटी अम्मी होने के नाते इससे अधिक मैं तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकती। ये आज का पूरा भीख का पैसा है, तुम रख लो। मैं जानती थी कि सब कुछ मुझे देने के बाद छोटी अम्मी और उसके सारे बच्चे भूखे मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मैं घर आई, रात भर सोचती रही कि न्यायालय होता क्या है, जज होते कौन है। अगले दिन सुबह मेरे दो भाई भीख मांगने गए। इस बीच मेरा एक और भाई घर छोड़ के भग गया था और एक बहन जेल में चली गई थी। माँ ने मुझे ही बुलाया और बोला, घर में और कोई नहीं है, ये लो पैसा, बाजार से आटा लेकर आओ। माँ ने जब आटा लाने के लिए पैसे दिए तो मुझे लगा, हाँ ये अच्छा ही हुआ, ये एक तरह से मुझे लगता है भाग जाने के लिए ही मुझे ये पैसे मिले हैं। मैंने छोटी अम्मी के दिए हुए पैसे और माँ ने जो आटा लाने के लिए दिया था वो पैसे, मैंने सारा पैसा बटोरा, चादर लगा के घर से निकली और चौराहे पे आई। एक खाली टैक्सी जा रही थी। मैंने टैक्सी को रोका और टैक्सी वाले को बोला, कोर्ट। कोर्ट, न्यायालय, कोर्ट। टैक्सी वाला मुझे कोर्ट तक लेके आया। उसने मुझे कोर्ट के दरवाजे पे छोड़ दिया। अब कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी थी। यहां तक तो आ ही गई हूं। दुनिया भर का धैर्य बटोर कर मैं कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ी। सब लोग लाइन में बैठे थे, मैं भी उनके साथ लाइन में बैठ गई। एक आदमी एक पुस्तक और एक पेंसिल लेकर आया। वो सबसे पूछ रहा था, आपकी क्या शिकायत है, आपकी क्या शिकायत है, आपकी क्या शिकायत है। मेरे पास भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी क्या शिकायत है। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। आ तलाक, तलाक, मुझे तलाक चाहिए। उसने यूं मुझे देखा और बोला, बेटी यहीं बैठी रहना, हाँ कहीं जाना मत, मैं वापस आ रहा हूं, यहीं बैठी रहना, कह के वो चला गया। और थोड़ी देर बाद वापस आया। शादा नाम के एक लॉयर को अपने साथ लेकर वापस आया। मैडम शादा यमन की प्रसिद्ध वकील थी। उन्होंने मुझे देखा, गले लगाया, मेरी सारी कहानी सुनी और फिर मैडम शादा ने पूछा, नूजोद बिस्तर पे लेके गया तुम्हें, संभोग हुआ। मैंने कहा, हाँ संभोग हुआ। संभोग लगातार होता रहा, महीनों महीनों हर रात संभोग होता रहा। अब आगे का आप ही पढ़ लीजिए।
उसके बाद शादा ने मेरी तलाक के लिए कोर्ट से अर्जी दी। तो ये है नवजोत की कहानी, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आई एम नवजोत, एज 10 एंड डिवोर्स्ड। तो नवजोत को तलाक कैसा मिला, नवजोत की तलाक में क्या क्या अड़चन आई, नवजोत को अपनी तलाक के लिए कितनी मेहनत, कितनी संघर्ष, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, यही कहानी है। और ये मत समझिए कि ये कोई 11वीं या 12वीं शताब्दी की कहानी है, ना ना ना, ये 2008 की कहानी है। ये नवजोत अभी भी जिंदा है। ये 23-24 साल की नवजोत आज भी है। यूट्यूब पर इसके वीडियोस आज भी है। और अप्रैल 2008 को ये तलाक का मामला दर्ज हुआ न्यायालय में, और कई सारी अखबारों में भी आया। तो ये कोई 600, 700, 800 साल पहले की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है। ये इस शताब्दी की 2008 की कहानी है। नवजोत को तलाक कैसे मिली, यही आगे की कहानी है। मेरी सबसे विनती है कि ये पुस्तक लेकर पढ़ें। और मेरी साहिल जी से 3 प्रश्न है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी साहिल जी से 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस पुस्तक में लिखा है कि शादी की उम्र 6 साल की होती है, और क्योंकि नवजोत 8-9 साल की थी, शादी की उम्र से 2 साल के ऊपर की हो चुकी थी। क्या शादी की उम्र 6 साल की है? क्या शरिया कानून के मुताबिक शादी की उम्र 6 साल है? मेरा दूसरा प्रश्न साहिल जी से, इस पुस्तक में लिखा है कि शरिया कानून में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। पति अपने पत्नी को जितना चाहे उतना मार सकता है, पीट सकता है। पीटना पति का अधिकार है, सहन करना पत्नी का कर्तव्य है। क्या ये सच है? क्या शरिया कानून में पति को जितना चाहे उतना पीटने का अधिकार है? और तीसरा प्रश्न, जो मैं साहिल जी से इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि किसी और से पूछ नहीं सकती, क्या एक ऐसी लड़की जिसकी ऋतुचक्र अभी भी शुरू नहीं हुई हो, जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी भी शुरू नहीं हुई हो, क्या एक ऐसी लड़की से शादी करना और एक्चुअली उसको बिस्तर पर ले जाना इंडियन पीनल कोड्स के हिसाब से तो गुनाह है, पर क्या शरिया कानून सच में इसकी इजाजत देता है? इज सेक्स विद अ प्री-मेंस्ट्रुअल गर्ल रियली अलाउड इन शरिया लॉ? तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद ये 3 प्रश्न मेरे मन में उठे। मैं चाहती हूँ कि साहिल जी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे, और मेरी पूरी दुनिया से विनती है, ये पुस्तक लेकर अवश्य पढ़े। हो सकता है कि सारे भगवान एक हो, शायद सारे भगवान एक है, पर सारे कानून व्यवस्था एक नहीं है। यही सीखने को मिला मुझे इस पुस्तक से। नमस्ते।